हाँ, 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं, स्टूडेंट्स कनेक्ट हो जाए फिर स्टार्ट करते हैं। आसिफ, आप लोगों को ईमेल और मैसेज रिसीव हो गया था क्लास का आज का? आसिफ, अस्सलाम वालेकुम जी, हो गया था। स्टूडेंट्स क्यों नहीं अभी तक कनेक्ट हुए? आपस में कोई कम्युनिकेशन है तो उनको मैसेज वगैरह करो। नहीं, कोई व्हाट्सएप ग्रुप तो इसके ऊपर नहीं बना हुआ, आई थिंक। तो नहीं, मैं ईमेल व्हाट्सएप ग्रुप तो नहीं मैं बनाऊंगा अभी नहीं, वो तो गूगल क्लासरूम पे मैंने कल अपलोड कर दिया था टाइम तो, और मैसेज पे भी गूगल किया था। क्लासरूम में मैंने देखा था अभी। गूगल क्लासरूम में मैंने भी देखा, वही डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ हुआ है। हाँ तो मैं वो अभी मेरी बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, सो आई डोंट हैव आइडिया कि कौन कौन से लोग इसके अंदर ऐड हैं, कौन से नहीं है। तो और स्टार्ट विद वर्चुअल, तो आई थिंक थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे भी लोगों के साथ ऐड होने में। चलो 5 5 मिनट और वेट कर लेते हैं, वरना फिर हम दोनों ही हाँ, स्टार्ट श्योर कर श्योर। या देखते श्योर, हैं। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, सॉरी सराज साहब फॉर डिले, लेट हो गए थोड़ा सा। वो असल में खालिद महमूद साहब थे जो कि ईआरपी का सेशन ले रहे थे,
तो उन्होंने काफी लीड कर दिया, वो बिल्कुल अभी छोड़ा है उन्होंने हमको। मेरा ख्याल है स्टूडेंट्स वहां से कुछ आ रहे हैं अभी, मेरे 2-3 मिनट में ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है। मैं इसलिए वेट कर रहा था, मैं स्टार्ट कर दूं, फिर चीजें बार बार रिपीट करनी पड़ेंगी, तो इससे बेहतर है थोड़ा वेट कर लेता हूँ। सर वो असल में थोड़ा सा प्रॉब्लम, जी जी बिल्कुल, वो प्रॉब्लम ये हुआ है कि बिल्कुल एक्यूरेट वो ये कह रहे हैं कि 12:15 बजे जो है वो क्लास खत्म होगी, और आपकी क्लास जो है वो 12:15 बजे इन्होंने स्टार्ट रख दी है। 12 क्यों खत्म तो होगी? आई डोंट अंडरस्टैंड, कम से कम 11:45 पे 10-15 खत्म मिनट हुई का है अगर बीच संडे में को। ब्रेक रख देते तो अच्छा। नहीं, 11:45 में खत्म हो अभी रही है। उन्होंने 12 बज के 30, सर वो उन्होंने जो है वो कह रहे हैं 12:15 बजे खत्म होगी, तो अब थोड़ा मैनेजमेंट से बात करनी पड़ेगी इस सिलसिले में। वो स्केड्यूल चेंज हुआ, हो सकता है हमने उनको उन्हें बोला भी एक्नॉलेज था ना कि हो, 12:15 बजे class, हो सकता है एक्नॉलेज मे ना बी हो, संडे का शेड्यूल थोड़ा चेंज हुआ है। मैनेजमेंट को बताएंगे तो हो सकता है वो उनसे डिस्कस कर लें। चलिए, मेरे ख्याल स्टूडेंट सारे आ गए, वकास भी आ गए, हसन भी आ गए, दानियाल भी आ गए, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग, आई होप ये फर्स्ट सेमेस्टर होगा, आप लोग एमसीएस ईआरपी और एमसीएस के स्टूडेंट्स हैं, जी, ठीक है? मेरा और एमसीएस का जी फर्स्ट सर, बिल्कुल सेमेस्टर है, सर। बिल्कुल जी। जी, फर्स्ट सेमेस्टर एमसीएस का। सेमेस्टर आप लोगों का, ठीक है। अच्छा, वैसे ये कोर्स क्योंकि बैचलर्स में भी पढ़ाया जाता है फर्स्ट सेमेस्टर में, तो इस वजह से जो कोर्स आउटलाइन है वो सेम है। तो आप लोग मुझे इस चीज को एक्नॉलेज कर दें कि आप लोगों की लैब है या नहीं है अलग से इस कोर्स की। सर लिखा हुआ आइडिया तो नहीं है नहीं है। सर। नहीं, हमें तो नहीं पता इसका। सर अच्छा, मेरे ख्याल से आइडिया नहीं है शायद सर, सॉरी। मेरे ख्याल से शायद नहीं होगी, क्योंकि एमसीएस लेवल पे शायद लैब्स नहीं होती, आई थिंक, तो जहाँ तक मुझे जितनी मेरी नॉलेज है उस लिहाज से, तो मेरे ख्याल से लैब नहीं होगी। तो मोस्ट प्रोबेबली ये कोर्स पूरा का पूरा हैंड्स ऑन ही होगा। हम कोई मतलब लेक्चर स्लाइड्स या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को फॉलो नहीं करेंगे। हम स्ट्रेट अवे जो हमारी बुक होगी उसको फॉलो कर रहे होंगे इस कोर्स में थ्रू आउट। जो कोर्स डिवीजन है या मार्क्स डिवीजन है, आपकी 100 जो मार्क्स हैं उसके 20% आपके क्विजेज, असाइनमेंट्स, क्लास पार्टिसिपेशन के हैं, ठीक है? क्योंकि क्लास पार्टिसिपेशन इसमें जरूरी है, क्योंकि वैसे ही आप लोगों का, क्योंकि बैकग्राउंड में जब मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कराऊंगा, फिर आप लोगों से भी थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लूंगा, तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों का बैकग्राउंड क्या है। प्रोजेक्ट इस कोर्स का होगा इंशाल्लाह, वो 15% वेटेज रखेगा। फाइनल लैब, वैसे तो लैब नहीं है, लेकिन अगर कोई लैब टाइप का हुआ, मैनेजमेंट से मैं डिस्कस कर लूंगा कि लैब का क्या सिनेरियो है, ऐसा कुछ है नहीं है। अगर हुआ तो वो 5% होती है, वैसे मेरे हिसाब से आप लोगों को ये मास्टर एमसीएस से तो लैब नहीं होगी, तो ये भी आपका ऐड हो जाएगा क्विजेज और असाइनमेंट्स के अंदर। फाइनल और मिड टर्म आपका 20% 40% का होगा, यानी 20 मार्क्स का आपका मिड होगा, 40 मार्क्स का आपका फाइनल होगा। इससे पहले या स्टार्टिंग में ये कोर्स सर कासिम अशरफ पढ़ाते थे, इत्तेफाकन हम दोनों की थोड़ी बहुत इंटरेक्शन भी है, इस सेंस में कि मेरा जो एमएस था वो और कासिम अशरफ का वो एक ही जगह से है, और बाद में बात करते हैं उसके ऊपर। जो बुक है वो मैंने गूगल क्लासरूम पे शेयर कर दी है, एक बुक, दोनों शेयर कर दी है वैसे गूगल क्लासरूम पे। एक बुक मुझे ये लेट्स अस सी शार्प ये नहीं मिली, मैं लेटस सी गलती से शेयर कर दी है, तो लेटस सी को हम नहीं डिस्कस करेंगे, हम लेटस सी शार्प को करेंगे। तो उसकी एक और बुक मैंने फाइंड करी है, मैं वो अभी आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, हम उसको फॉलो करेंगे। और सी शार्प एसेंशियल्स के नाम से एक और बुक है, या फिर हेड फर्स्ट सी शार्प, तो हम हेड फर्स्ट सी शार्प को थोड़ा सा देखेंगे। तो दो बुक्स होंगी जिनको हम लोग थ्रू आउट दिस कोर्स फॉलो कर रहे होंगे। मोस्टली हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे क्लास में, थोड़ा कोड मैं कर रहा हूँ, थोड़ा कोड आप कर रहे होंगे, साथ साथ चल रहा होगा। ये कोर्स बेसिकली इस टाइप का होगा कि किस तरीके से सर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स थोड़े से। जी एक्सक्यूज मी, सॉरी सर, वकास हियर। सर मैं प्योरली जावा डेवलपर हूँ, तो मुझे लाजमी होगा सी शार्प को फॉलो करना, या मैं जावा सिंटैक्स लिख सकता हूँ, यूज कर अगर सकता हूँ? नहीं, कोर्स की क्योंकि रिक्वायरमेंट है, सॉरी, तो आपको सी शार्प थोड़ी बहुत सीखनी पड़ेगी, ठीक है? पेपर में सी शार्प सिंटैक्स एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्विजेस वगैरह में मैं अलाउ कर दूंगा, क्विजेस में मसला नहीं है, क्योंकि क्विजेस मैं ही देख रहा होता हूँ, तो क्विजेस का मसला नहीं है। आप अगर उसमें जावा भी लिख देंगे तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, मेरा भी जावा के साथ एक्सपीरियंस है पहले, तो मसला नहीं है उसका। लेकिन क्योंकि जो आउटलाइन है
हर चीज है, क्योंकि नेक्स्ट सेमेस्टर में आप लोग शायद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी पढ़ो, तो वो सी शार्प पे ही पढ़ाई जाती है पीएफ किट में। तो अभी से सी शार्प पे थोड़ा सा हैंड्स ऑन हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। सिंटैक्स मिलता जुलता है, थोड़ा सा माइन्यूट सा चेंज है, कीवर्ड्स का कुछ चेंज है, बाकी जावा सी शार्प ज्यादा फर्क नहीं है। वो तो सर मुझे अंदाजा है, लाइब्रेरी तकरीबन सेम ही है इनकी, पूरी जावा कॉपी पेस्ट ही उसमें। लेकिन खैर चले, कोई इशू नहीं है, कर लेंगे इंशाल्लाह इसको भी, लेकिन थोड़ा एफर्ट डबल देना पड़ेगा मुझे। चले कोशिश कर लिएगा, सीखेंगे भी तो एक नई चीज भी आ जाएगी कोर्स के साथ साथ, ये भी तो फायदा हो रहा है ना। अच्छा, सही, कोर्स नो का जो इशू। टारगेट है वो बेसिकली प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स आपको बेसिकली इंट्रोड्यूस कराना, जैसा कोर्स का टाइटल भी है। किस तरीके से प्रॉब्लम्स, अगर आपको रियल वर्ल्ड कोई प्रॉब्लम दी जाए तो उसको कैसे प्रोग्रामेटिकली सॉल्व कर सकते हैं, इस चीज को सीखना। और सर्चिंग सॉर्टिंग जो टेक्निक्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना, उनका कोड लिखने की कोशिश करना। इस तरीके से जो कंस्ट्रक्ट्स हैं जिनको मिला के कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनती है उनको स्टडी करना, ये बेसिकली इस कोर्स का टारगेट है। ठीक है, ज्यादातर चीजें प्रैक्टिकल होगी। आज हम लोग सिंपल इंट्रोडक्शन ले लेंगे प्रोग्रामिंग के और फेजेस का, कि प्रोग्रामिंग क्या होती है एक्चुअली और फेजेस क्या होते हैं। जिनका प्रोग्रामिंग का थोड़ा बहुत बैकग्राउंड है उनके लिए थोड़ा सा ये शायद बोरिंग स्टफ हो, लेकिन जिनका बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए यूजफुल होगा। तो हम फ्रॉम स्क्रैच चलेंगे, हर चीज को फ्रॉम स्क्रैच देख रहे होंगे, थिंकिंग मेकिंग इन माइंड कि आप लोग बैकग्राउंड सीएस का लेट से नहीं है, उस चीज को सोचते हुए चीजें लेके चलेंगे। नेक्स्ट जो क्लासेस होंगी उनमें फिर हम सी शार्प विजुअल स्टूडियो पे आ जाएंगे और सी शार्प के ऊपर आ जाएंगे, और देन फिर हम लोग डायरेक्ट ज्यादातर काम कर रहे होंगे, और कोड और आप कोड और विजुअल स्टूडियो, ये तीन चीजें होंगी। ठीक है, सर VS कोड पे काम हमारा हो जाएगा या विजुअल स्टूडियो डालना वीएस पड़ेगा? कोड से भी काम हो सकता है, लेकिन वीएस कोड पे डिबगिंग वगैरह करने में अगर आपको प्रॉब्लम नहीं हो रहा तो फिर ठीक है, वीएस कोड से भी काम कर सकते हैं आप, विजुअल स्टूडियो कोई फर्ज नहीं है। नहीं सर, विजुअल स्टूडियो के लिए तो प्रॉपर एक वो डालना पड़ेगा सेटअप। अब VS कोड तो डला हुआ है मेरे पास। वीएस कोड में एक्सटेंशन ऐड कर लेना, उस पे उसको रन करके देख लेना, फिर भी डॉटनेट फ्रेमवर्क आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो उसका अच्छा, कंपाइलर है ना सी शार्प का, वो वीएस कोड के अंदर होता नहीं है बाय डिफॉल्ट, वो आपको पाथ देना पड़ेगा। जैसे पाइथन वगैरह या कोई भी लैंग्वेज इंटीग्रेट करते हैं वीएस से, तो उसका पाथ देना पड़ता है इंटरप्रेटर का। तो VS कोड डाल ही लें तो ज़्यादा अच्छा। विजुअल स्टूडियो को 2010 डाल लेना, वो इतना हैवी नहीं है, बेसिक सही इंस्टॉलेशन है, कर लेना बिल्कुल। वो ठीक कुछ है, थैंक यू सर। कोर्स के बाद बेशक डिलीट कर देना, कोई मसला नहीं। खैर चलिए जी, सर अच्छा सही है, जी बोले सही बोले। है। नहीं नहीं, सही है, सही है। अच्छा अच्छा, मैं अपना पहले इंट्रोडक्शन करा देता हूँ, फिर वन बाय वन आप लोग भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करा लिएगा ताकि पता चल जाए, क्योंकि छोटी सी क्लास है तो एक आपस में डिस्कशन के साथ चलेगा तो ज्यादा मजा आएगा, आप लोगों के लिए भी इंटरेक्शन होगा, मेरे लिए भी, क्योंकि फेस टू फेस तो है नहीं, फिजिकल है नहीं, ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन में सोते ना रहें और कुछ सीख भी लें इस कोर्स के अंदर, तो उसके लिए कि आपस में इंटरेक्शन ज्यादा से ज्यादा हो, क्वेश्चंस हो, आंसर्स हो, प्रैक्टिस हो, खुद की प्रैक्टिस हो, कुछ फाइंड किया हो, फाइंडिंग्स हो वो शेयर करें। तो इस तरह की चीजें करेंगे तो मजा आएगा, आपको कोर्स भी इंजॉय करेंगे, वरना कोर्स तो कोर्स है, वो निकल ही आएगा। ठीक है, आप भी पास आउट हो जाएंगे, कोर्स भी निकल जाएगा, लेकिन सीखना जो है वो फिर उतना उस लेवल का नहीं हो पाएगा। मेरा नाम सिराज मुनीर है, करंटली मैं पीएचडी कर रहा हूँ मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी से। और करंटली अगर आप लोगों को आइडिया हो तो पीएचडी में पाकिस्तान के अंदर 3 फेजेस होते हैं, पहले कोर्स वर्क होता है, उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम होता है, और उसके बाद फिर फाइनली आपकी रिसर्च, जो कोर रिसर्च है वो शुरू होती है। तो करंटली आई एम इन स्टार्टिंग फेजेस, कह लें आप अपने उसके पीएचडी के, कि मेरा कोर्स वर्क चल रहा है। 2 कोर्सेज मेरे पास हो चुके हैं, 2 कोर्सेज में सेमेस्टर में पढ़ रहा हूँ, मेरा अभी फाइनल्स बस होने वाले हैं। एक थर्सडे को है एग्जाम, और एक फेब में है, तो क्योंकि वो इंडिपेंडेंट स्टडीज हैं तो इसलिए थोड़ा सा इतना लंबा गैप है उनमें। खैर, इसके अलावा मैं एआई रिसर्चर हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली इज माय कोर एरिया। प्रोग्रामिंग भी करते रहे हैं, क्योंकि इस वजह से प्रोग्रामिंग लास्ट टाइम मैंने IICT का कोर्स पढ़ाया था फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ BSc स्टूडेंट्स को, और इस दफा और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ाया था सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को। इस दफा मुझे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स मिले आप लोगों के लिए MCS के स्टूडेंट्स का, और एआई अगेन मैं सेमेस्टर में पढ़ा रहा हूँ, लास्ट सेमेस्टर में भी पढ़ाया था।
और इसके अलावा थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन ऑटोमेटा जिसको कहा जाता है वो भी पढ़ा रहा हूँ। खैर अभी तक 5 पब्लिकेशंस मैं कर चुका हूँ, रिसर्च पब्लिकेशंस डिफरेंट जर्नल्स के अंदर, और ज्यादा सारी पब्लिकेशन जर्नल पब्लिकेशंस ही हैं। अभी तक कॉन्फ्रेंस में मैंने अभी तक नहीं पब्लिश किया कुछ। कोशिश की थी पहला पेपर पब्लिश करने की, लेकिन नहीं हुआ था। बहुत सारे इसके रीजंस हैं, लेकिन मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, सिमेंटिक वेब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने एरियाज हैं वो बेसिकली कहने मेरा इंटरेस्ट उस साइड का ज्यादा है। और प्रोग्रामिंग फंडामेंटल क्यों पे पढ़ा रहा हूँ या क्यों मुझे दिया गया, इसका एक रीजन जो हो सकता है, पॉसिबली आप सोच सकते हैं, मेरा 1.5 इयर्स का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस भी है सॉफ्टवेयर हाउस का। डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेस में जॉब की, 1 ईयर एक सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब की थी, फिर उसके बाद 3 मंथ्स एक सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब करी, फिर एज अ डेटा साइंटिस्ट एक सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब करी। तो समहाउ मिला के ये 1.5 इयर्स तकरीबन बनते हैं। तो ये सारी एक मेरी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। तो आप लोग भी वन बाय वन, आप लोगों का बैकग्राउंड क्या है, मतलब किस बैकग्राउंड से आए हैं, और एमसीएस में एडमिशन तो हो गया है, तो इस कोर्स से क्या एक्सपेक्टेशन है, या कोई माइंड में कोई भी रेलेवेंट चीज हो तो यू कैन डिस्कस। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बता दूं पहले, जी मोहम्मद जी हसन। बताओ। सर मोहम्मद हसन नाम है मेरा, और मैंने बीकॉम किया हुआ है सर, और मैंने एमसीएस एडमिशन इसलिए लिया है क्योंकि मुझे मास्टर्स की डिग्री चाहिए, ठीक है। और मेरा बैकग्राउंड जो है, अभी जो मैं जॉब कर रहा हूँ वो यूआई यूएक्स डिजाइनर एंड डेवलपर ही कर रहा हूँ सही सॉफ्टवेयर हाउस पे, माजिक में। सही। बस अब चाह रहा हूँ कि मैं अपनी प्रोग्रामिंग वगैरह पे भी अब थोड़ा सा कंसंट्रेट करूँ, क्योंकि वो मुझे ये सीखनी है, बैक सीआरएम की तरफ जाना है, तो उसके लिए सी शार्प जरूरी है, जावास्क्रिप्ट जरूरी है, सब चीजें जरूरी है। सही सही। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। और नेक्स्ट। जी सर, मैं उवैस, और सर मेरा भी बैकग्राउंड जो है वो बीकॉम का है, और प्रोग्रामिंग स्किल्स थोड़ी सी इम्प्रूव करनी है, टेक्निकल चीज़ों की तरफ आना है, तो उसके थोड़ा सा मैंने कहा मैं, और फिर मास्टर्स की डिग्री ऑब्वियसली, क्योंकि वो एमबीए की तरफ अगर मैं जाता हूँ तो फिर वो एक अलग चीज़ हो जाती है। क्योंकि अब उन लोगों ने चेंज कर दिया बिल्कुल क्राइटेरिया, आपको फिर बीबी भी करना पड़ता, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें थी जो सामने थी। तो एक इंटरेस्ट आहिस्ता आहिस्ता शुरू से ही आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया, फिर मैं आगे, फिर मैंने डिसीजन ले लिया कि यार चलो आप एमसीएस की तरफ ट्राई करते हैं, ये चीज़ है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, वकास बेग हियर। हेलो, जी जी आवाज आ रही है वकास। मेरी? जी सर बिल्कुल आ रही है, आप बोले जी। कंटिन्यू। अच्छा, मैंने जावा पढ़ी थी ऑपरेशन बदर से 2000 में। तो सही मैं यूनिवर्सिटी जब एंटर हुआ था, वैसे मैंने बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया हुआ है। सही 2004 2K1 2K4 बैच से सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो, बेसिकली मैं हैदराबाद का हूँ। तो सही। मैंने जावा ऑलरेडी पढ़ी हुई थी, फ्रीलांस भी करता रहता था। 2001 से मैं जावा पे प्रोग्रामिंग कर रहा था। सॉरी नहीं कंटिन्यू कंटिन्यू सॉरी कंटिन्यू जी। कंटिन्यू। तो फिर उसके बाद अच्छा, मैंने साइड बाय साइड बीकॉम भी कर लिया था बीएस के साथ ही, लेकिन फिर मैं कराची में जॉब शुरू कर दी। मैंने हैदराबाद से कराची मूव कर गया। अभी प्रॉब्लम ये हुई कि मुझे थोड़ा यूनिवर्सिटी से डिग्री निकलवाने की ज़रूरत थी। तो उन्होंने फिर मुझे जो है ना 2004 में मेरा रिज़ल्ट जो आया था 2005 में, उन्होंने मुझे पास कर दिया था उस वक़्त। लेकिन जब मैंने अभी 2015 या 14 में मैंने जब डिग्री निकलवाई तो मुझे सिंध यूनिवर्सिटी ने फ़ेल कर दिया। एचईसी से कॉन्टैक्ट किया तो एचईसी ने कहा भाई 1500 केसेस हैं जो फेल्योर हैं, और 2400 केसेस हैं जिसमें मास्टर्स 2005 का है और ग्रेजुएशन की डिग्री सिंध यूनिवर्सिटी ने 2007 की दी हुई है। तो वो केसेस भी पेंडिंग है, तो मेरी भी डिग्री उसी में फंस गई। अब जो है कि मुझे कंपनी बाहर भेजना चाहती है तो भेज नहीं सकती, तो इसलिए मैंने फिर अपना एमसीसीएस कराची में रहते ही कंटिन्यू किया है। और मेरा पूरा बैकग्राउंड डेवलपमेंट का ही है। मैं जेटीई फ्रेमवर्क्स और इन सब पे काम करता हूँ, फ्रंट एंड बैक एंड दोनों, यानी फुल स्टैक डेवलपर हूँ मैं। अराउंड 13 इयर्स मेरा एक्सपीरियंस है। चले, आप पुराने बंदे हैं, आप तो मुझसे ही पुराने लग रहे हैं। मुझसे ही पुराना एक्सपीरियंस है आपका। चले गुड है। मैं जावा जावा 1.4 से चल रहा हूँ जावा के अंदर, और अभी तो 8 एंगुलर आ गई तो 6 9 भी आ है। गई। रिएक्ट उस पे भी 10 आ गई है, 9 आ गई है। 9 पे भी काम कर लिया मैंने। अभी करंटली हम इसी पे काम कर रहे हैं।
चले गुड और है। आईबीएम टेक्नोलॉजीज पे भी काम किया है और नोड.जेएस पे भी तकरीबन सभी कर लिया है तकरीबन। चले तो बस गुड है। अभी डिग्री चाहिए मुझे भी। वो जब जब एक्सपीरियंस होता है तो बंदा फिर स्विच करना इतना मुश्किल नहीं होता। एक्सपीरियंस असल हो जाए फिर टेक्नोलॉजी स्विच करना फिर प्रॉब्लम नहीं रहता इतना। खैर ठीक है, एग्जैक्टली। गुड टू हियर फ्रॉम यू। और कोई बाकी जो रह गए हो? जी सलाम। हाँ, मैं आसिफ कमाल, और बेसिकली मैंने मास्टर्स ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन नॉन आईटी फील्ड के अंदर है। जॉब मैं करता हूँ बेसिकली आईटी के अंदर, एसएपी की चीज़ों के अंदर। तो जो हमारी कंपनी है वो बेसिकली बिगेस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एसएपी। सो आइडिया जो है, मेरे सारे एक्सपीरियंस एसएपी रिलेटेड ही है। और डॉट नेट पे या इस तरह किसी टेक्नोलॉजी के अंदर जो है ना, मैंने प्रोग्रामिंग मुझे बेसिकली नहीं आती। सही। अपार्ट फ्रॉम द प्रोग्रामिंग, अगर हम बिजनेस प्रोसेस मैपिंग की बात करते हैं या एसएपी की चीज़ों की बात करते हैं, तो वो मुझे आता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अच्छी है, सही। यह है प्रोजेक्ट मेरा बैकग्राउंड मैनेजमेंट है। साइड और उस साइड पे आप ज्यादा मतलब फोकस्ड हैं? एसएपी की साइड, हाँ बिल्कुल एसएपी की साइड जो परफेक्ट है। ठीक है, ठीक। चाहे एसएपी का कोई सा भी मॉड्यूल हो, उसकी कोई भी प्रोसेस मैपिंग हो स्टैंडर्ड पे जिस पे भी। लेकिन जहाँ पर नॉन एसएपी की चीज़ें होती हैं, लाइक अगर आपको किसी डॉट नेट या शेफर्ड या किसी भी और टेक्नोलॉजी की बात करनी है, तो बेसिकली वी गेट इट डन, बट मैं खुद से डेवलप नहीं कर सकता। सो आई थॉट कि एक जो ना सीएस की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ताकि आपको एटलीस्ट जो है आपको ब्रीफ आइडिया हो कि यार एंड टू एंड जो चीज़ें चल कैसे रहेंगी। है। गुड है, सही। और बाकी कोई रह गया हो? दानियाल हैं। अच्छा, तो माय नेम इज सिराज नफीस। मैं बीकॉम बैकग्राउंड से ही हूँ, बीकॉम किया हुआ है मैंने। आगे मास्टर्स की लिए जो है वो इसलिए अप्लाई किया है कि मैं एज अ फ्रीलांस डेवलपर के तौर पे काम करता हूँ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के ऊपर फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स। तो बस अब मास्टर्स की डिग्री जो है वो आगे कुछ चीज़ें प्रोसेस करनी है, उसके लिए चाहिए, तो इसलिए मैंने मास्टर्स ज्वाइन किया। चले बेस्ट ऑफ लक। आई होप कि आप मास्टर्स लें। चले और कोई बाकी रह गया हो? यस सर, मैं मोहम्मद दानियल असलम सर। सर मेरा बैकग्राउंड भी बीकॉम से ही है। मैंने बीकॉम करा था, मुझे ऑलमोस्ट तकरीबन 6 इयर्स तो हो गए बीकॉम करे हुए। उसके बाद फिर मैंने इस फील्ड में मेरा ऐसा अनुभव कि मैंने जो है डिप्लोमा भी करा था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ना, जो कि 3 साल का था। ये एपटेक से ही करा था मैंने सही, अब टेक से समझ डिप्लोमा। गया। जी, तो उसके बाद मैंने एक सॉफ्टवेयर हाउस भी ज्वाइन कर लिया था, जिसमें मैं वेब डेवलपर ऐसा अभी भी काम कर रहा हूँ, ASP.NET MVC डेवलपर, जिसमें ऑलमोस्ट है 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस तो है मेरा, और 1 साल का एक्सपीरियंस मेरा एंगुलर साइड पर है। तो अब मुझे डिग्री लेने के लिए मैंने MCS ज्वाइन करा था, क्योंकि मुझे डिग्री चाहिए थी मास्टर्स की में, तो इसलिए मैंने ज्वाइन करा है। और कोई बाकी रह गया हो? नहीं सर, बस मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। मुझे काफी सारे मेरे जो दोस्त हैं तकरीबन ही, वो सारे किसी न किसी तरह जो है ना वो एंगेज हैं उससे, प्रोग्रामिंग से। लेकिन मुझे अलिफ भी नहीं आती इसकी, और मैं अभी एंटर हो गया हूँ बस अल्लाह का नाम लेके, और बस मैंने कहा है कि यार अब मैं यहीं से मैं स्टार्ट करूंगा, तो मुझे काफी प्रॉब्लम होने वाली है। नहीं नहीं, प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। क्योंकि हम लोग स्लोली एंड ग्रेजुअली चलेंगे। इट्स गुड कि आपके पास अभी क्लास में ऐसे लोग हैं जो कि काफी एक्सपीरियंस्ड हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, ये कि तो है जिनके एक माशाल्लाह जैसे पॉजिटिव उनका साइड। 15 साल का एक्सपीरियंस है, जो दूसरे वकार बेग हैं उनका भी 15-20 साल का तकरीबन एक्सपीरियंस है। तो अगर इन केस मुझसे इतनी हेल्प नहीं मिल पाती किसी भी वजह से, वैसे तो मैं ऐसा करता नहीं हूँ कि लावारिस छोड़ दूं अपने स्टूडेंट को। मैं हमेशा आई एम हेयर फॉर हेल्प। इवन आपका कोर्स खत्म हो जाए उसके बाद भी कोई हेल्प चाहिए मैं हाजिर हूँ। लेकिन अगर फिर भी कहीं आप स्टक होते हैं, कहीं परेशान होते हैं कि बार बार पूछने से सर गुस्सा होंगे या मेरे मार्क्स पे इफेक्ट ना हो, तो आपके पास दोस्त हैं ऐसे आपकी क्लास में ही, आपके बैचमेट्स ऐसे हैं कि जो दे कैन हेल्प यू। इस कोर्स में थोड़ी सी फिर आप लोगों में भी पॉसिबल थोड़ा सा जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको थोड़ी सी बोरिंग उनके लिए स्टफ हो, और बोले यार क्या यार ये बेकार बेकार चीजें पढ़ा रहे हैं, अभी ये दुनिया यहाँ चांद पे पहुंची हुई है, ये भी इफ और एल्स के लूप में हमें फंसा के बैठे हैं। तो वो मैं एग्री करता हूँ कि दुनिया चांद पे पहुंची है, कहाँ भी पहुंची, जहां भी पहुंचे। लेकिन जिनका बैकग्राउंड नहीं है, क्योंकि एमसीएस में नॉर्मली यही कंसिडर किया जाता है कि आपको एज अ बैकग्राउंड कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि एमसीएस की जो बिल्कुल। डिग्री होती है वो कैरियर ट्रांजिशन डिग्री होती है। ठीक है, आप बेसिकली एक डिग्री से या एक डिसिप्लिन से दूसरे डिसिप्लिन में ट्रांसफर कर रहे होते हैं, तो आप एमसीएस करते हैं नॉर्मली।
तो आप लोगों का ज्यादातर का बैकग्राउंड तो कॉमर्स का है, लेकिन कंप्यूटिंग में डिग्री है, या पहले कंप्यूटिंग में डिग्री थी और अब फिर दोबारा वो ट्रांजिशन करके अब वापस आ रहे हैं, तो स्टिल तो इस चीज इसलिए ये हो सकता है कोर्स थोड़ा सा स्टार्टिंग में या मिड तक आपके लिए बोरिंग रहे, एंड में शायद कोई चीज नई सीखने को मिले आपको तो मिले। कोशिश मेरी होगी कि सारी बेसिक्स को, क्योंकि ऑब्वियसली इस कोर्स का टारगेट बेसिक्स कवर करना है। अब मैं ये नहीं कर सकता कि मैं इस कोर्स में रहते हुए रिएक्ट को छेड़ के रिएक्ट के ऊपर पढ़ाना शुरू कर दूं, या मैं पीएचपी डेवलपमेंट की है तो मैं लारावेल के ऊपर आपको ले जाऊंगी, लारावेल की भी डिमांड है तो मैं लारावेल को स्टार्ट कर दूं, या एआई बेस्ड एल्गोरिथम्स की डिमांड है तो मैं मशीन लर्निंग पढ़ाना शुरू कर दूं। ऐसा नहीं हो सकता। तो आउटलाइन हमारी यही रहेगी। हाँ, अगर किसी कोर्स में हम लोग स्टफ ऐसा है कि हम लोग कवर कर चुके हैं और सारे उसके ऊपर हैंड्स ऑन है, सबका कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम ये कर सकते हैं एक आध सेशन में कोई हम में से ही, हमारी क्लास में से ही, मतलब आप में से ही कोई किसी एडवांस टॉपिक के ऊपर कोई एक टॉक दे दे या कुछ ऐसा कर ले, तो वो आपस में कोऑर्डिनेट करके कोलैबोरेशन सॉर्ट ऑफ हो सकती है। लेकिन कम्प्लीटली कोर्स हमारा बेसिक लेवल का ही होगा। तो जो थोड़ा एक्सपीरियंस्ड है या जो भी एक्सपीरियंस पर्सनल है उनके लिए थोड़ा सा ये बोरिंग कोर्स होगा, मैं पहले से बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन क्लास आप लें, क्योंकि ऑब्वियसली हर किसी का अलग स्टाइल होता है, टीचिंग का हर एक का अलग स्टाइल होता है, हर एक की अलग अप्रोच होती है। तो मे भी शायद कोई ऐसी यूजफुल चीज आपको पता चल जाए, या यूजफुल कोई एक वे मिल जाए जिसकी वजह से आपका जो सेशन लेना है वो बेकार ना जाए, ठीक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये एक इंट्रोडक्टरी कह लें सेशन के बाद मैं बुक दिखा देता हूँ जिसको हम ज्यादातर फॉलो करेंगे, ठीक है, क्योंकि इस बुक के अंदर ज्यादातर चीजें वही हैं। ये बुक आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी वैसे, ये लिंक हावर किया हुआ है, वैसे इस लिंक पे भी आ रही है, फ्री ई बुक अवेलेबल है। वैसे इस बुक का नाम फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग विद सी शार्प है। ये 2013 की बुक है, ठीक है, ज्यादा पुरानी भी नहीं है, ज्यादा नई भी नहीं है, समहाउ इन बिटवीन है। तो एक इंट्रोडक्टरी लेवल के लिए अच्छी बुक है। इस बुक के जो दूसरी अच्छी बात है ये कि इसके मल्टीपल ऑथर्स हैं, तो डिफरेंट माइंड्स ने से मिलके ये बुक बनी है, ठीक है। तो ये एक दो चीजें अच्छी लगी मुझे इस बुक की, तो मैंने इसलिए बुक को चूज किया। वरना मैं वो वाईके वाली बुक यूज कर लेता। वाईके वाली बुक मैंने ढूंढी थी, मुझे मिली नहीं। सी शार्प में वो पेड वर्जन मिल रहा है, अनपेड वर्जन नहीं मिल रहा, तो इसलिए मैंने उसको फिर ड्रॉप कर दिया। उसकी जगह फिर मैंने इस बुक को अडॉप्ट कर लिया। और सेकंड बुक जो है हेड फर्स्ट सी शार्प, उसको हम देख लेंगे, नहीं उसमें भी जब हम जरूरत पड़ेगी तो फिर हम उस पर जाएंगे। अभी स्टार्टिंग के लिए हम लोग इसी बुक के ऊपर स्ट्रक करेंगे अपने आप को। अगेन जैसे कि पहले कहा आप लोगों से, इसको आप एलएमएस पे अपलोड कर देंगे ना सर? हाँ, एलएमएस पे शेयर कर दूंगा, गूगल क्लासरूम पे भी शेयर कर दूंगा, नो प्रॉब्लम, दोनों पे शेयर कर दूंगा। थैंक या मैं लिंक शेयर कर दूंगा यू। जहाँ से डाउनलोड हो जाए, ठीक है, दोनों में से एक चीज सिंपल, कर हाँ ये दूंगा, कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल दोनों में सर, से एक चीज कर थैंक दूंगा, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, परेशानी की बात नहीं यू। है। अच्छा जी, आज का जो टारगेट है, या नेक्स्ट लेक्चर्स में भी हम लोग मोस्ट प्रोबेबली कोशिश ऐसी होगी हमारी कि हम बुक से कुछ डिस्कशन करके फिर विजुअल स्टूडियो कोड पे स्विच हो जाया करेंगे, और विजुअल स्टूडियो के ऊपर फिर कोड करके देन कोई कॉन्सेप्ट हो तो बुक को रेफर करते रहेंगे, एंड टू एंड फ्रो इस तरीके से चलेगा हमारा कोर्स। कोई स्पेसिफिक प्रेजेंटेशंस या स्पेसिफिक स्लाइड्स या स्पेसिफिक लेक्चर्स नहीं है। अगर आपको लगता है कि क्लास में आपको वो है चीजें समझ नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम है, तो आप क्लास के बाद ईमेल के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप मैं पसंद नहीं करता बनाना, उसके बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें एक तो ऑड टाइम्स के ऊपर हम लोग मैसेज कर रहे होते हैं एक दूसरे को, ठीक है। दूसरा हर वक्त हर कोई किसी और काम से वो स्टूडेंट पे ये समझ रहे होते हैं कि टीचर हमें इग्नोर कर रहे हैं। तो इस तरह की सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है ऐसा ग्रुप ही ना हो जिसमें ऐसी बात हो। तो ईमेल हमारा ऑफिशियल मैकेनिज्म होगा जिससे हम लोग कम्युनिकेट करेंगे। मैं ईमेल अपनी ऑलरेडी गूगल क्लासरूम पे है भी, वैसे मैं लिख भी देता हूँ चैट पे, तो ईमेल आप सबके पास मेरी आ जाएगी। तो आप लोग इजी फील फ्री, अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो रिगार्डिंग लेक्चर, तो आप डिस्कस करना चाहें तो मोस्ट वेलकम, ठीक है। ईमेल मैंने शेयर कर दी अपनी। दूसरी चीज जो हमारे पास है कम्युनिकेशन के लिए वो गूगल क्लासरूम है। गूगल क्लासरूम पे भी ऊपर आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, उस पर आप अपनी पोस्ट करके क्वेश्चन अगर हो आपका कोई, तो आप क्वेश्चन पोस्ट कर देंगे, सर लेट से XYZ लेक्चर में आपने ये बात करी थी तो इसमें ये प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे मैंने प्रैक्टिस करी, या कोई भी हो जो प्रैक्टिस में दूंगा तो वो प्रैक्टिस आप करोगे, उसमें कोई हर्डल आए तो आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। आज का जो लेक्चर है वो
ज्यादा थ्योरी बेस्ड है, ठीक है। आज हम कोड कुछ नहीं कर रहे होंगे, आज हम जस्ट बेसिक ओवरव्यू कह लें या बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग को डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। या जो एक सॉफ्टवेयर की सिंपल पाइपलाइन होती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की पाइपलाइन होती है, उसको डिस्कस करेंगे, जो कि मोस्ट प्रोबेबली कुछ ना कुछ हद तक आप लोगों को रफ आइडिया होगा, ठीक है। तो उन चीजों को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजी अगर कोई आई तो उसको डिस्कस कर लेंगे, और इस तरीके से आज का हमारा लेक्चर होगा। आज वैसे आप लोगों के इन जो लेक्चर्स हैं, जो संडे के लेक्चर्स हैं स्पेसिफिकली, उसमें ब्रेक्स आई थिंक सो शायद नहीं है, ठीक है। या अगर ब्रेक कोई दे रहा है तो फिर वो टाइम एक्सटेंड कर रहा होगा टीचर, ठीक है। तो क्योंकि अभी इसमें जो सेशन है इसमें नमाज बीच में आएगी जोहर की, ठीक है। तो जिस मस्जिद में मैं नमाज पढ़ता हूँ, जो मेरे नियरेस्ट पड़ती है मेरी लोकेशन से, उस पर नमाज 1:05 पे होती है, 1:05 पे। तो मैं 12:55 पे ऑफ करूंगा और 12:20 पे हम लोग रिस्टार्ट करेंगे, और 10 मिनट्स एक्स्ट्रा मैं एंड में आपसे मांगूंगा। आप लोगों की इसके बाद कोई और क्लास होती है, मतलब सीक्वल में इसके बाद कोई क्लास है आप लोगों की? सबको सवा तीन क्लास है, क्लास है आप लोगों की? अच्छा जी। आपकी क्लास कब तक चलेगी सर? वही 3 आवर्स, पौने यानी 2 आवर्स 45 मिनट्स। मैं सोच रहा था 2:40 तक क्लास कंटिन्यू कर लूं, 2:30 तक मेरा ऑफिशियल टाइम है जो मुझे मिला है, 12:15 to 2:30, ठीक है। तो मैंने सोचा था 12:40 तक कंटिन्यू कर लूं, और बीच में 10 मिनट का एक ब्रेक हो जाएगा, 10 मिनट में एक्स्ट्रा फिर एंड में दे दूंगा तो वो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है सर। ठीक है। तो जो इसके बाद क्लास है वो कितने बजे शुरू होती है? सर वो 3:15 बजे। बोला है सर उन्होंने। ठीक है, वो बीच में थोड़ा सा ब्रेक मिल जाएगा इंशाल्लाह आप लोगों को, ठीक है। जी जी। अच्छा सर, इस सेमेस्टर में सिर्फ ये सी शार्प जो आप लैंग्वेज डिस्कस कर रहे थे, सिर्फ वही हम लोग डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे? इस कोर्स के अंदर स्पेसिफिकली यही होगा, बिल्कुल, यस। सही, ठीक है सर। ठीक है। हाँ, कहीं पे कोई ऐसी बात आई, कोई सिमिलरिटी या डिससिमिलरिटी आई तो उसकी बात करी जा सकती है, या कोई अपना एक्सपीरियंस के लिहाज से कोई बात करना चाहता है। एडवांस करवा देगा ज्यादा अच्छा है हमारे लिए। सर बेसिक्स और बेसिक सही से समझा देगा ज्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि सर मुझे तो नहीं वही कोशिश होगी, बेसिक्स स्ट्रांगली एक दफा जिनको एक्सपीरियंस है उनके लिए रिवीजन हो जाएगा, और जिनको बिल्कुल नहीं आती उनके लिए एक स्टार्टअप हो जाएगा। तो बेसिक्स के ऊपर फोकस वही कोशिश होगी इंशाल्लाह, बेसिक्स रखेंगे, डोंट वरी। सर जो आप VS कोड कह रहे हैं वो मेरा ख्याल है शायद कोई एप्लीकेशन है, वो इंस्टॉल नहीं है मेरे पास, तो उसके लिए मुझे कुछ विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल कर लिएगा, 2010 वर्जन कर लें, मेरे ख्याल से वो इनफ है, मोर देन इनफ है इस कोर्स के लिए, ठीक है। विजुअल स्टूडियो, ठीक है। आप सर्च करेंगे 2013 आपको फ्री मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट से भी, आपको कोई पायरेटेड वर्जन भी नहीं देने की जरूरत। 2013 ठीक है सर, ऑलराइट। 2010 कर ले, इनफ है। 2010 ठीक है। के बाद 2013 का सेटअप हो तो वो उससे कर ले, जैसे ऑफिस की तरफ से सेटअप मिला हुआ ऑफिशियल की वगैरह है तो वो उससे कर ले, नो प्रॉब्लम। मैं 2010 यूज करूंगा क्योंकि सिंपल चीजें, कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट चीजें हम MVC या किसी कोई ऐसी एप्लीकेशन तो नहीं बना रहे जिसके लिए हमें चाहिए, बेसिक प्रोग्राम्स लिखेंगे तो उसके लिए 2010 इज मोर देन इनफ। अच्छा जी, आज की जो हमारी डिस्कशन है, अगर बुक के पेजेस के लिहाज से देखी जाए तो पेज नंबर 69 से लेकर पेज नंबर मेरे ख्याल से 80 तक तकरीबन समहाउ होगी, ठीक है, जो हमारा पूरा लेक्चर है। तो इस आज के लेक्चर में जो हम क्या बेसिक प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजीज को देखेंगे, फर्स्ट प्रोग्राम हम अपना नेक्स्ट लेक्चर में लिखेंगे इंशाल्लाह। स्टेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट उसको डिस्कस करेंगे, प्रोग्रामिंग टूल्स वगैरह, विजुअल स्टूडियो जो कि बेसिकली है वो क्या है, थोड़ा बहुत उसके ऊपर एक रफ डिस्कशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा आज का वो पूरा एक खुलासा होगा डिस्कशन का। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोग्राम करना या टू प्रोग्राम, व्हाट डज इट मीन्स, कि जब हम बोलते हैं कि मैं प्रोग्रामर हूँ या मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ या मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ तो उसका क्या मतलब है, ठीक है। ये बात हम सबको पता है कि जिस सेंचुरी में हम लोग रह रहे हैं या जिस टाइम फ्रेम में हम लोग अभी एग्जिस्ट करते हैं, इस टाइम में कंप्यूटर इज वन ऑफ द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। आप कहीं भी चले जाएं, कंप्यूटर्स आर देयर, ठीक है। आप एक ऑटोमोबाइल शॉप से लेकर एक किसी हाईटेक कंपनी में चले जाएं, हर जगह आपको कंप्यूटर्स नजर आएंगे, ठीक है।
अब तो व्हील अलाइनमेंट भी कंप्यूटर से होती है, ठीक है। इसी तरीके से जितने सारे काम है, एक नॉर्मल ग्रोसरी शॉप पे चले जाए, वहां भी एक बंदा कंप्यूटर लेके बारकोड स्कैनर लेके बैठा हुआ है और उसे रीड कर करके आपको बिल जनरेट करके देता है। तो हर जगह कंप्यूटर्स हैं। जब भी हम कंप्यूटर्स की बात करते हैं, ठीक है, कि हम कहते हैं भाई कंप्यूटर की एप्लीकेशंस हैं और कंप्यूटर हर जगह है, तो एक्चुअली कंप्यूटर इटसेल्फ नहीं होता। कंप्यूटर के अंदर हम एक्चुअली सॉफ्टवेयर की बात कर रहे होते हैं। हमारा कहने का अंदाज अलग होता है, लेकिन हमारा जो टारगेट होता है वो बेसिकली सॉफ्टवेयर होता है, क्योंकि कंप्यूटर इटसेल्फ तो एक हार्डवेयर है, उसके ऊपर जो सॉफ्टवेयर है वो एक्चुअली हमारी यूटिलिटी को फुलफिल कर रहा होता है, ठीक है। इसीलिए जो हमारे जितने भी आप सिस्टम्स ले लें, कोई भी ले लें, तो उसमें जो एक्चुअल हमारा काम होता है वो सॉफ्टवेयर ही कर रहे होते हैं। चाहे वो एक आईडी, अगर डेवलपर है आप, तो आपके लिए आईडी सॉफ्टवेयर होंगे, ठीक है। अगर आप एक कस्टमर हैं तो आपके लिए वो आईडी बेस्ड जो पूरा टूल बना के आप जो एग्जीक्यूटेबल बनाते हैं वो एग्जीक्यूटेबल फाइल होगी। अगर वेब बेस्ड है तो वेब पेज होगा, एंड सो ऑन। लेकिन है वो किसी ना किसी तरीके से बहरहाल सॉफ्टवेयर की टाइप। तो जो हम बोलते हैं कि कंप्यूटर आजकल हर जगह है, हर जगह हमें नजर आते हैं, तो बेसिकली हम वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमें हर जगह नजर आते हैं, ठीक है। और प्रोग्राम करने का मतलब ये है कि हम ऐसे सॉफ्टवेयर्स बनाए जो कि हमारी किसी भी यूटिलिटी को फुलफिल कर रहे हो, ठीक है। यूटिलिटी का मतलब क्या है यहाँ पे? यूटिलिटी का मतलब यूज केस है, ठीक है। कि जो सॉफ्टवेयर मैं बनाने जा रहा हूँ किसके लिए लिखने जा रहा हूँ, किसके लिए बनाने जा रहा हूँ। और जब भी मैं सॉफ्टवेयर बनाऊंगा तो जाहिर सी बात है उसके लिए मुझे प्रोग्राम करना पड़ेगा। यही मतलब है टू प्रोग्राम का, कि आप जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं उसको प्रोग्राम कह लें या प्रोग्रामिंग कह लें या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कह लें, एक ही बात है। हो सकता है आप में से कुछ लोग मुझसे इस बात पे इत्तेफाक ना करें कि प्रोग्रामिंग कहना और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कहना एक बात नहीं है, लेकिन एट टॉप लेवल या बर्ड आई व्यू के अंदर दोनों चीजें एक ही हैं, ठीक है। प्रैक्टिसेस की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा। प्रैक्टिसेस में ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की प्रैक्टिसेस अलग है, या प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिसेस, नॉर्मल प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस अलग है। लेकिन टॉप लेवल के ऊपर या यूजर लेवल के ऊपर बहरहाल आप प्रोग्राम ही कर रहे होते हैं, ठीक है। और जब भी हम प्रोग्राम कर रहे होते हैं ऑब्वियसली, या यूटिलिटी, किसी भी यूटिलिटी के लिए गेम बना वो प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, तो उसमें हमारा जो टारगेट होता है वो क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो कैसे उसका फ्लो क्या होगा, ठीक है। जिस तरीके से जैसे जो ईआरपी वाले थे हमारे साथ स्टूडेंट जो है, वो बिजनेस प्रोसेसेस में अच्छे हैं वो, ठीक है। तो वो बिजनेस प्रोसेसेस जिस तरीके से बनते हैं उसका एक फ्लो होता है। इसी तरीके से कंप्यूटर में भी जब हम एक सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं या सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, तो उसका भी एक आर्किटेक्चर का एक फ्लो होता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ से कैसे फ्लो होगी, ठीक है। इसलिए अब जब मीटिंग्स होती हैं, एजाइल मीटिंग होती है, या कोई भी जिस भी टीम में आप काम कर रहे हैं, वैसे तो एजाइल ही ज्यादातर यूज हो रहा है या स्क्रम यूज हो रहा है, ये दो मॉडल्स ज्यादातर यूज हो रहे हैं आजकल इंडस्ट्री के अंदर। तो बेसिकली मीटिंग, कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की आपस में जब मीटिंग होती है तो उसमें वो बेसिकली फ्लो ही डिस्कस कर रहे होते हैं। कि मिसाल के तौर पर लेट से एक एप्लीकेशन है, एक बैंक की एप्लीकेशन ले लेते हैं, ठीक है, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तो बैंक की एप्लीकेशन का एक फ्लो है, ठीक है। कि मिसाल के तौर पे अगर मैं ऑनलाइन बैंकिंग की बात करूं, ठीक है, तो उसके लिए मुझे एक लॉगिन की आईडी चाहिए और एक पासवर्ड चाहिए। लॉगिन और आईडी में पासवर्ड सही दूंगा तो उसके बाद मैं लॉगिन हूंगा, ठीक है। लॉगिन होने के बाद मैं अपनी इंफॉर्मेशन देख सकता हूँ। उस इंफॉर्मेशन के अंदर भी डिफरेंट फीचर्स हैं जिनको मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो सब हर फीचर का एक फ्लो है पूरा इटसेल्फ, ठीक है। तो इसी तरीके से जब हम प्रोग्राम कर रहे होते हैं या सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं या सॉफ्टवेयर लिख रहे होते हैं, ठीक है, या प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, तो उसमें बेसिकली हम लोग ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो किस तरीके से प्रोसेस होगी, उसका फ्लो क्या होगा। दैट इज व्हाट इट मींस टू मेक अ सॉफ्टवेयर और टू प्रोग्राम अ सॉफ्टवेयर, ठीक है। कि फ्लो डिसाइड करना कि जो मेरे एप्लीकेशन है उसका फ्लो क्या होगा। ये सॉफ्टवेयर इसका ये चीज होती है, इसको कहते हैं बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या प्रोग्राम। बेशक ये अगर एक लिहाज से देखा जाए, अगर खाली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिहाज से देखा जाए तो ये खाली उसका एक फेज है जिसको एनालिसिस का फेज कहा जाता है। लेकिन एनालिसिस अगर आप नहीं करेंगे या फ्लो आप फाइनल नहीं करेंगे जब तक पेपर के ऊपर, जब तक आपका सॉफ्टवेयर नहीं आप बना नहीं सकते, या सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर आपका नहीं बन सकता।
ठीक है। इस पे कौन कौन मुझसे एग्री करता है, कौन डिसएग्री करता है, जहां तक जो मैंने बात करी है। नहीं, एग्री है बिल्कुल, जो आप बात कह रहे हैं वो वैसे ही है, बस वो समटाइम जो है वो डेफिनेशंस थोड़ी अलग अलग हो जाती हैं। बात एट द एंड जो जैसे आपने कहा कि ओवर जो बर्ड व्यू होता है ऊपर, वो सेम ही निकलता है। सही। अच्छा जी, मेरे ख्याल से ये 12:57 हो गए, मैं 1 पे ही चला ऑफ कर लूंगा, 3 मिनट रह गए, ये सेशन एंड होगा तो फिर 1:20 पे सेशन रिस्टार्ट होगा, बस ये माइंड में रखिएगा। मैं अभी अभी डिस्कशन कंटिन्यू रख रहा हूँ। किसी को यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो तो पूछ ले। नहीं, अभी तक तो नहीं। अच्छा जी, चलें। अच्छा जी, जैसे यहाँ पे इसने बुक के अंदर, जो बुक का ऑथर है उसने एग्जाम्पल दी है, उसने कंप्यूटर की प्रोसेसिंग या इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की जो साइकिल है बेसिकली, उसको एक फैक्ट्री से इन कंट्रास्ट कंपैरिजन किया है। जैसे फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन लाइन होती है, वर्कशॉप होती है, उस तरीके से काम होता है। जैसे कंप्यूटर के अंदर हार्ड ड्राइव्स होती हैं, रैम होती है और बसेस होती हैं जो कि ये काम कर रही होती हैं। बसेस क्या होती हैं? बसेस बेसिकली वायर्स होती हैं जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डाटा को ट्रेवल करना है, ठीक है। रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जो कि बेसिकली जिसका काम ये है कि जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बूट होता है तो उसके जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, उनको मेंटेन करना, उनको मैनेज करना। और जब तक रैंडम एक्सेस इसलिए है कि जब तक इसमें पावर होती है, पावर सप्लाई अवेलेबल है, तब तक ये ऑपरेशनल होती है, उसके अंदर जो चीजें स्टोर है वो ऑपरेशनल होती हैं। जैसे आप पावर सप्लाई खत्म करते हैं इसको या शट डाउन करते हैं सिस्टम, तो ये क्लीन हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे एक फैक्ट्री के अंदर एक पाइपलाइन होती है, जैसे सप्लाई चेन होती है पूरी एक, कि भाई रॉ प्रोडक्ट आएगा, रॉ प्रोडक्ट के बाद हम ये प्रोसेस करेंगे, उसके बाद हम फिर फर्निश्ड गुड की तरफ कैसे पहुंचेंगे। इसी तरीके से जब हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होते हैं या प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, इसी तरीके से हम इंफॉर्मेशन के फ्लो को भी डिसाइड कर रहे होते हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन है उसमें डाटा किस तरीके से आएगा, कहाँ से आएगा, और क्या उसका फ्लो होगा, और किस तरीके से एंड में फिर यूजर को के लिए वो या डेटाबेस में जाके वो डंप हो रहा होगा, और जब यूजर उसको नेक्स्ट टाइम रिविजिट करना चाहेगा या दोबारा देखना चाहेगा तो वो कैसे देखेगा, और उसके ऊपर फिर एनालिसिस अगर करनी है तो एनालिसिस उसके ऊपर कैसे होगी। तो डिफरेंट सॉफ्टवेयर के लिहाज से हम बेसिकली हमेशा यही काम कर रहे होते हैं कि अपना फ्लो बेसिकली डिसाइड कर रहे होते हैं कि जो हमारा इंफॉर्मेशन है, जो हमारा डाटा है, उसको किस तरीके से प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन बनाई जाए। क्योंकि डाटा और इंफॉर्मेशन में यही फर्क है कि डाटा इज इन रॉ फॉर्म एंड इंफॉर्मेशन इज द प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा, ठीक है। तो जो प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा हमारे पास आ रही है, ठीक है, उसको किस तरीके से लेवरेज किया जाए ताकि वो यूजफुल एक प्रोडक्ट में या यूजफुल रिजल्ट प्रोड्यूस कर सके फॉर आइदर द कंपनी और आइदर द एंड यूजर और द क्लाइंट जो कि उसको यूज कर रहा है, ठीक है। जिस तरीके से इसकी मिसाल यूं हो सकती है, अगर एआई बेस्ड एल्गोरिथम्स की बात कर लें तो उसमें जो इंफॉर्मेशन जो यूजर दे रहा होता है उसकी बेस के ऊपर कोई ना कोई रिजल्ट जनरेट होकर उसको रिस्पॉन्स मिल रहा होता है, ठीक है। तो वो जो उसकी पाइपलाइन क्या होगी, उस सिनेरियो में आप अलग तरीके से सोचेंगे। अगर एक मिसाल के तौर पर नादरा टाइप का सिस्टम है, आपने इन्फॉर्मेशन दी है और उसके बाद एक पूरा प्रोसेस है वेरिफिकेशन का, उसके बाद आपका एनआईसी है, पासपोर्ट है, व्हाटएवर है, वो बन रहा है और वो आपको मिल रहा है, वो एक अलग चीज है। इस तरीके से सिंपल आपने जिस बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो उसमें इंफॉर्मेशन फ्लो की जो साइकिल है वो अलग है। तो डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन, डिपेंडिंग ऑन द एरिया, आप ये चूज करते हैं कि आपका इंफॉर्मेशन फ्लो क्या होगा। डिस्कशन मेरे ख्याल से यहीं पे एंड करते हैं, मतलब बिफोर द ब्रेक। उसके बाद फिर किस तरीके से कंप्यूटर्स के थ्रू हम ये सारी चीजें मैनेज करते हैं और एसेंस क्या है प्रोग्रामिंग का, इन सारी चीजों को हम ब्रेक के बाद इंशाल्लाह डिस्कस करना शुरू करेंगे। फिर नाउ यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कोई पूछ ले।